हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डी कोड सिंह में। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जहां एक तरफ तो भारत के लोग आज़ादी के जश्नों में झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा दुख या एक ऐसी घटना भारत का पीछा करती करती भारत के इतिहास और वर्तमान को बदल देने वाली थी, जिसका कहीं ना कहीं भारत खामियाजा आज तक किसी ना किसी रूप में भुगत रहा है। जी हाँ, वो घटना थी बंटवारे की घटना। एक ऐसा देश जो सदियों से इकट्ठा रहा था, जो सदियों से अपनी कल्चरल, एथनिक, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज उस देश के दो हिस्से होने जा रहे थे और वो दो हिस्से होकर रहे। एक तरफ भारत रह गया और दूसरी तरफ एक नया देश दुनिया के नक्शे के ऊपर आया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आज इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हर साल प्रधानमंत्री ने नेशनल पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाने का फैसला लिया है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टीशन क्यों हुई थी, पार्टीशन के क्या कारण थे, क्या पार्टीशन को यानी बंटवारे को रोका जा सकता था, अगर रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका गया, अगर पार्टीशन हुई तो उसका क्या नुकसान भारत को और पाकिस्तान को दोनों तरफ से देखने को मिला, झेलने को मिला। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए डिकोड करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्टीशन के बंटवारे के कारण क्या थे। तो फ्रेंड्स, बंटवारे का कोई एक कारण नहीं था। जब भी मैं बंटवारे के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं हमेशा बंटवारे में हमेशा तीन लोगों को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। पहले हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर आती है मुस्लिम लीग। जी हाँ, इन तीनों का कहीं ना कुछ योगदान पार्टीशन में रहा है। तो यही बात आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटिशर्स की। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही आम बात है और आपको बहुत बार सुनने को मिल जाती है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हमेशा डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, यानी कि फूट डालो और राज करो। फूट डालने का मतलब ये था कि जो देश में हिंदू और मुस्लिम बहुत सदियों से एक साथ इकट्ठे रहते आ रहे हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा करो, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करो, ताकि वो दोनों के बीच में दंगे भड़क जाएं और वो लड़ते रहें और हमें राज करने का मौका मिलता रहे। साल था 1857। ये वही साल था जब भारत अपनी आज़ादी का पहला जंग लड़ रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों हाथ में हाथ लेकर, कंधों के साथ कंधे मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे और एक समय पे अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लग गया था कि अब भारत में उनके राज की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी तो मुसलमानों को ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये एक ऐसी बॉडी हिंदुओं की बन गई है जिसमें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रखा है। तो अंग्रेज़ों ने भी क्या किया कि हिंदुओं को तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जो भी मुसलमान अपनी आवाज़ उठाता था, मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। इससे मुसलमानों को ये लगना शुरू हो गया कि अब हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं का ही है और हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है और हमारे राइट्स यहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ समय पाकर ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पॉलिसी थी इसको रिवर्स किया और हिंदुओं के ऊपर ऑपरेशन यानी कि बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए। वहीं पे मुसलमानों की तरफ ब्लाइंड आई कर ली, यानी कि उनको कुछ नहीं कहते थे। इससे हिंदुओं के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आने लग गई। तो जब ये दोनों तरह की इनसिक्योरिटीज एक दूसरे के खिलाफ दिखनी शुरू हो गई तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इन्हीं बातों में एक दूसरे के साथ हम अक्सर झगड़ लेते थे कि वो सोचते थे कि अंग्रेज हिंदुओं की मदद करते हैं और हिंदू सोचते थे कि अंग्रेज मुसलमानों की मदद करते हैं। लेकिन असल में अंग्रेज का मकसद था हिंदू, मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर अपने राज को हमेशा
कायम रखना। ब्रिटिशर्स ने 1909 में एक एक्ट लॉन्च किया या एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म के अंदर पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात की गई, यानी कि जिन एरिया में मुस्लिम डोमिनेंस है, यानी जिस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर कोई भी हिंदू या अन्य कम्युनिटी का कोई भी जो इंसान है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और सिर्फ मुसलमान ही वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और उसको मुसलमान ही वोट देंगे। इस चीज को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो फ्रेंड्स, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आगे चल के पाकिस्तान नाम के एक देश के आइडिया को जन्म दिया था। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल ये है कि जब 1947 में या उससे पहले 1946 में भी जब पार्टीशन का प्लान बनाया जा रहा था और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात थी, तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को यह सजेस्ट किया था कि आप पहली सरकार बनाने का मौका मोहम्मद अली जिन्ना को दो, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि हिंदुस्तान में पहली सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बनाएगी और वो खुद उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात से मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगने लग गया था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तो उनके जो राइट्स हैं वो हमेशा घटते जाएंगे, उनको माइनॉरिटी बना के रख दिया जाएगा और उनको किसी भी फोरम के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। तीसरा और सबसे मुख्य रोल जो बंटवारे में निभाया गया वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रोल। उसमें सबसे बड़ा नेता जो था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा मुसलमानों के दिमाग में ये चीज़ भरने को तत्पर रहता था कि हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों को मार दिया जाएगा, तुम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और ये देश तुम्हारा नहीं है। वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। मुस्लिम लीग ने 1940 से लेकर 1947 जब तक देश का बंटवारा नहीं हो गया, अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए जारी रखी और उसी का नतीजा हुआ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान बना दिया और एक पाकिस्तान बना दिया। आखिरकार वो दिन आ गया। दिन था 17 अगस्त 1947। इससे पहले भारत की आज़ादी का निर्णय हो चुका था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन पार्टीशन का प्लान अभी भी तैयार नहीं था। ये काम सौंपा गया रेड क्लिफ को, जो कभी भारत आए भी नहीं थे। तो उन्होंने ब्रिटेन में बैठे बैठे एक लकीर खींच दी जहां पे एक तरफ भारत रह गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान रह गया। उस इंसान को हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उस इंसान को यह भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल टेराइन क्या है, रीजन की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों के बीच की हार्मनी कैसी है और लोगों का आपस में मेल मिलाप कैसा है। लेकिन उस इंसान ने जब एक बाउंड्री खींची और ग्राउंड पे आकर देखा गया तो ये लाइन ऐसी थी कि जहां से ये लाइन पास होती थी कुछ एरियाज ऐसे थे कि एक घर के दो टुकड़े हो रहे थे, यानी कि एक ही घर का एक जो हिस्सा था वो भारत में था और उसी घर का जो दूसरा हिस्सा था वो पाकिस्तान में था। बंटवारे की अनाउंसमेंट होते ही मानो देश में एक चिंगारी सी भड़क उठी थी। चिंगारी इस तरीके से कि जहां पर हिंदुओं को या सिखों को कोई मुसलमान दिखता था तो वो मुसलमान का कत्ल करते थे, जहां पर मुसलमानों को कोई हिंदू या सिख या कोई और धर्म का इंसान दिखता था उसका कत्ल करते थे। ब्रिटिशर्स के बोए हुए जहर के बीज एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुके थे। भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। माँ सीमा के इस पार थी और उसका बेटा उस पार था। परिवारों को यह नहीं पता था हमारे बाकी मेंबर्स कहां पे हैं। पंजाब और बंगाल दो एक ऐसी प्रोविंसेस थी जिन्होंने इस बंटवारे का सबसे ज्यादा दुख देखा है। यह अंदाजा लगाया जाता है कि बंटवारे में करीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जान खोई है
और अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो करीबन 1 करोड़ लोग जो थे वो इस डिस्प्लेसमेंट से प्रभावित हुए और इसको दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए और उनको शरणार्थी कैंपों में आके रहना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप्स में आके रहना पड़ा। अकेले पंजाब की बात करें तो करीबन 8 लाख लोगों ने पंजाब में अपनी जान खोई। जो भारत वाली साइड पंजाब है वहां और जो पाकिस्तान वाली साइड है पंजाब, वहां पर दोनों को अगर मिलाएं तो करीबन 8 से 9 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा जो है ये सामने आता है। इतना बड़ा हॉलोकास्ट आज से पहले कभी नहीं हुआ था और मुझे लगता है इतिहास में इससे बड़ी डिस्प्लेसमेंट और इससे बड़ा जो हॉलोकास्ट है ये कभी भी दुनिया को देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम आज की बात करें तो भारत किसी न किसी रूप में इस बंटवारे का जो दुख है वो झेल रहा है। इसका नुकसान किसी न किसी रूप में भारत को देखने को मिल रहा है। आतंकवाद, कश्मीर का मुद्दा और एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा झूठ बोलता है और भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र रचने में लगा रहता है, ये कहीं ना कहीं उसी बंटवारे की देन है। तो फ्रेंड्स, अगर वो बंटवारे को बचा लिया जाता तो आज भारत की स्थिति और इस सब कॉन्टिनेंट की जो स्थिति है ये अलग होती। मतलब किसी ना किसी तरीके में जो भारत की सिचुएशन है ये बहुत अलग होनी थी। जो एक्स्ट्रा भारत आज समस्याओं का सामना कर रहा है, जो बाकी देश एडवांटेज पे हैं, यूएस, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ये देशों को ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं, लेकिन भारत को ये समस्याएं भारत के बर्थ के टाइम से यानी 1947 में हेरिडिटरी मिल गई और आज भी हम उन समस्याओं का जो सामना है ये करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस इंडिपेंडेंस डे की बधाइयां देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत ज़रूरत है हमें कम्युनल हार्मनी को, आपसी सद्भाव को हमेशा मेंटेन रखने की, हर धर्म का सम्मान करने की, ताकि जो बंटवारा भारत ने पहले देखा है या जो भी दुख भारत ने पहले सहा है, हमें कभी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसी चीज़ को दोबारा रिपीट होते नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको अगर लगा कि सच में इसमें कुछ जानने लायक था, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।